प्लेनफील्ड विस्कंसिन का नाम सुनते ही दिमाग में आम अमेरिकी कस्बे की तस्वीर उभरती है। हरी हरी खेतियाँ, छोटे छोटे घर और हल्की हल्की धुंध से ढकी सुबह। लेकिन 1950 के दशक में इस छोटे से कस्बे की शांति एक ऐसे रहस्य से भंग हो गई जिसने अमेरिका और पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ये कहानी है एडवर्ड थियोडोर गेन की, एक ऐसा आदमी जिसने मौत के बाद जाकर भी अपने अंधेरे जुनून को जिया। एडवर्ड का बचपन भी किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। उसका जन्म लाक रोज काउंटी में हुआ था और वो अपनी माँ ऑगस्टा गेन के बेहद कड़े और अंधविश्वासी नियंत्रण में पड़ा। अगस्टा ने अपने दोनों बेटों को ये सिखाया कि दुनिया पूरी तरह से बुराई से भरी है और हर महिला सिवाय उनके शैतान का हाथ है। ये डर और अंधविश्वास एडवर्ड के मन में गहरे अंकित हो गया। स्कूल में उसके अलग व्यवहार और अजीब सी हंसी ने उसे सहपाठियों के लिए आसान लक्ष्य बना दिया। उसका सामाजिक विकास सीमित रहा और वो अपने घर के बाहर किसी के संपर्क में नहीं आया। घटना तब और भयावह हो गई जब एडवर्ड ने अपने पिता और छोटे भाई को खो दिया। पिता की मौत के बाद हेनरी गेन की अजीब परिस्थितियों में मारे जाने ने एडवर्ड को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया और अपनी माँ की मौत के बाद एडवर्ड ने घर को जिम्मेदारी के एकांत में बदल दिया। माँ के कमरे बंद, पुरानी चीज़ें छूने पर पाबंदी और खुद की दुनिया में डूब जाना। यहाँ से एडवर्ड का जीवन धीरे धीरे मौत और विचित्रताओं की ओर मुड़ने लगा। 16 दिसंबर साल 1957 को प्लेनफील्ड में बर्निस वर्डन नाम की हार्डवेयर की दुकान की मालकिन अचानक गायब हो गई। जांच पड़ताल में शंका एडवर्ड पर पड़ी। जब पुलिस ने उसकी संपत्ति पर तलाशी ली तो सामने आया कि वुडन की हत्या कैसे की गई थी। उसका सिर अलग, शव टांगों पर उल्टा लटका हुआ और शरीर पर जघन्य गड़बड़ियाँ। घर में खोजबीन करने पर और भी डरावनी चीज़ें मिली। मृतकों की हड्डियाँ और त्वचा से बनी हुई अजीब वस्तुएं जो गेंग के अंधेरे जुनून की कहानी बयां कर रही थी। पुलिस और स्थानीय लोग दंग रह गए। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसी मानसिकता का प्रमाण था जिसने मृतकों को भी उसके खेल का हिस्सा बना दिया। गेन ने अंततः 2 हत्याओं की कबूलनामा दी, मैरी होगन और बर्निस वार्डन। इसके बावजूद उसकी अजीब और भयावह आदतें, जैसे कब्रों से शव उठाकर उन्हें अपने घर में रखने और उनसे अलग अलग वस्तुएं बनाने का कृत्य, उसे इतिहास में सबसे डरावने अपराधियों में शामिल कर दिया गया। गेंग की कहानी ने न सिर्फ प्लेनफील्ड को झकझोर दिया, बल्कि हॉलीवुड में भी एक गहरा प्रभाव छोड़ा। लेदरफेस, नॉर्मन बेट्स और बफेलो बिल जैसे काल्पनिक खलनायकों की रचना में एडवर्ड की भयानक सच्चाई का अंश झलकता है। 4 नाकें, संपूर्ण मानव हड्डियां और उसके टुकड़े, मानव त्वचा के 9 मुखड़े, मानव खोपड़ियों से बने कटोरे, 10 महिलाओं के सिर जिनके ऊपर के हिस्से को काट दिया गया था, कई कुर्सियों की सीटों पर मानव त्वचा का आवरण, मैरी हॉगन का सिर कागज़ की थैली में रखा हुआ, बर्निस वार्डन का सिर एक जूट की झोली में, मानव योनि के 9 हिस्से जूते के डिब्बे में रखे हुए, बिस्तर के खंभों पर खोपड़ियाँ, फ्रिज में शरीर के टुकड़े, खिड़की के पर्दे के लिए ड्रॉ स्क्रीन पर होंठ का जोड़ा, महिला के स्तनों से बनी हुई बेल्ट और मानव चेहरे की त्वचा से बनी हुई एक लैंप शेड। ये सब देखकर पुलिस और स्थानीय लोग सदमे में थे। एडवर्ड की हवेली, जो कभी शांत और साधारण दिखती थी, अब डरावने और भयावह रहस्यों का घर बन चुकी थी। हर वस्तु उसके मानसिक विकार और अंधेरे जुनून की गवाही दे रही थी। उसकी ये आदतें सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी। वो मृतकों की हड्डियों और त्वचा से चीज़ें बनाकर उन्हें अपने घर में सजाने लगता था। ये मानवता के खिलाफ की गई अत्यधिक भयानक और विचित्र कृत्यों का उदाहरण था। इन भयानक अवशेषों की तस्वीरें पहले अपराध प्रयोगशाला में खींची गई और बाद में उन्हें विधिवत नष्ट कर दिया गया। जब पूछताछ की गई तो गेन ने बताया कि साल 1947 से साल 1952 के बीच उसने 3 स्थानीय कब्रिस्तानों में लगभग
40 रात्रिकालीन दौरे किए, जिसमें वो हाल ही में दफनाए गए शवों को निकालता था। उसने कहा कि इनमें से लगभग 30 दौरों में वो धुंधली अवस्था में कब्रिस्तान में पहुंचते ही होश में आ जाता और कब्र को ठीक करके खाली हाथ घर लौट आता। बाकी अवसरों पर वो उन महिलाओं की कब्र खोदता जिनकी उम्र उसकी माँ जैसी होती और जिनके रूप में वो अपनी माँ की झलक महसूस करता। वो शवों को घर ले जाता और उनकी त्वचा को चर्म बनाने की प्रक्रिया से गुजार कर अपने भयानक उपकरण और सजावट तैयार करता। गेन ने 9 कब्रों को खोदने की बात स्वीकार की और पुलिस को उनके हाथ भी बताए। अधिकारियों को शक था कि इतना हल्का फुल्का व्यक्ति अकेले ही इतनी मेहनत कर सकता है या नहीं, इसलिए उन्होंने 2 कब्रों की खुदाई की और उन्हें खाली पाया, जिससे गेन की कबूलनामा सही साबित हुई। अपनी माँ की मौत के बाद गेन ने ये सोचना शुरू किया कि वो महिलाओं की पहचान और उनके कपड़े पहनकर अपने मनोवैज्ञानिक संघर्ष को व्यक्त करना चाहता है। उसने इसके लिए मृतक महिला की त्वचा का इस्तेमाल कर महिला का वस्त्र बनाने की कोशिश की। ये उसकी मानसिक उलझनों और विकृत इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो शवों के साथ कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाता, क्योंकि उनके शरीर की गंध उसके लिए असहनीय थी। इसके अलावा उसने 1954 में गायब हुई मैरी होगन की हत्या का भी कबूलनामा दिया। एक 16 साल का युवक जिसके माता पिता गेन के दोस्त थे और जो उसके साथ खेलों और फिल्मों में जाता था। उसने बताया कि वो शॉर्ट हेड्स के बारे में जानता था, जिसने गेन के फिलीपींस से आए रिश्तेदारों की यादगार के रूप में बताया था। पुलिस ने जांच की और पाया कि ये मानव चेहरे की त्वचा थी, जो सावधानी पूर्वक शवों से उतारी गई थी और गेन ने उन्हें मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया। वाशरा काउंटी के शेरिफ आर्ट श्ले ने कथित तौर पर पूछताछ के दौरान गेन को ईंट की दीवार से टकराकर घायल किया, जिससे उसका प्रारंभिक कबूलनामा अस्वीकार्य घोषित कर दिया गया। श्ले की 1968 में दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई, सिर्फ 1 महीने बाद गेन के मुकदमे में गवाही देने के। उनके दोस्त का कहना था कि गेन ने अपराध की भयावहता ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था और यही उनके जल्दी मरने का कारण बना। 21 नवंबर 1957 को गेन को वासुरा काउंटी कोर्ट में पेश किया गया। उसने पागलपन के कारण दोष मुक्ति की दलील दी। मानसिक रूप से असमर्थ पाए जाने के कारण उसे सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसे में भेजा गया और बाद में मेंडोटा स्टेट हॉस्पिटल मेडिसन विस्कॉन्सिन में स्थानांतरित किया गया। साल 1968 में उसके डॉक्टरों ने तय किया कि वो मुकदमे के लिए पर्याप्त होश में है। 14 नवंबर को मुकदमा शुरू हुआ, जो 1 सप्ताह चला। न्यायाधीश रॉबर्ट एच गोलमार ने उसे प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया, लेकिन उसे कानूनी रूप से पागल घोषित किया गया और उसने बाकी जीवन मानसिक अस्पताल में बिताया। 20 मार्च साल 1958 को जब गेन हिरासत में था, उसका घर आग से जलकर राख हो गया। आगजनी की आशंका जताई गई। गेन ने इस घटना पर केवल कंधे उचकाए और कहा, ठीक ही हुआ। 1958 में गेन की कार, जिसका वो अपने शिकारों के शवों को लाने में इस्तेमाल करता था, सार्वजनिक नीलामी में $760 में बेची गई। इसे बाद में कार्निवल ऑपरेटर बर्नी गिब्बोन्स ने खरीदा और कार्निवल देखने आने वाले लोगों से $250 प्रवेश शुल्क लिया। 26 जुलाई 1984 को एडवर्ड गेन की डेथ हो गई। उसका शरीर कैंसर के कारण दिल और फेफड़ों की विफलता से थक गया था और वो मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के गुडलैंड हॉल में अंतिम सांस ले गया। उसकी मृत्यु उपरांत उसका कब्रिस्तान प्लेनफील्ड कब्रिस्तान में बना रहा, लेकिन सालों तक वो अक्सर तोड़फोड़ और चोरी का शिकार होता रहा। उसके कब्र का बड़ा हिस्सा 2000 में चोरी हो गया, लेकिन 2001 में उसे सिएटल के पास बरामद किया गया और अब वासुरा काउंटी के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। एडवर्ड गेन की भयावह कहानी ने लोकप्रिय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उसकी घटनाओं को कई फिल्मों में उतारा गया, जिनमें साल 1974 की डरेंज इन द लाइट ऑफ द मून, साल 2000 के बाद में इन द लाइट ऑफ द मून, जो साल 2000 बाद में
अमेरिका में एडवर्ड गेन के नाम से रिलीज़ किया गया और एडवर्ड गेन द बचर ऑफ प्लेनफील्ड भी शामिल है। एडवर्ड ने कई काल्पनिक हथियारों को आकार दिया, जैसे नॉर्मन बैट्स, साइको, लेदरफेस, द टेक्सास चेनसो मैसेकर और बफेलो बिल, द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। उस समय गेन के अपराधों की खबरों ने एक तरह की काली हास्य शैली को जन्म दिया। 1950 के दशक से लेकर अब तक उसकी कहानी ट्रांसग्रेसिव आर्ट और शौक रूप में बार बार इस्तेमाल होती रही, अक्सर सिर्फ उसके नाम की भयावहता के कारण, ना कि वास्तविक जीवन या अपराधों से जुड़ी। जनवरी 2010 में मेनाशा विस्कॉन्सिन में एक जीवन परक संगीत नाटक एडवर्ड जेन द म्यूजिकल भी पेश किया गया। 17 नवंबर साल 1957 की शाम जब शेरिफ आर्थर श्लेके एक फार्म हाउस पहुंचे तो उनका सामना एक भयानक दृश्य से हुआ। वो बर्निस बोर्डन 58 वर्षीय दुकानदार की गुमशुदगी की जांच कर रहे थे। उनकी सबूत दुकान में फैला हुआ खून, फर्श पर पड़ा रसीद और गायब हुई नकदी उन्हें गेन के घर तक ले आई। एडवर्ड घर पर नहीं था, लेकिन श्ले के पास तलाशी का वारंट था। उन्होंने रसोई के कचरे में चलते हुए अचानक छत से लटके एक अजीब वस्तु को छुआ। टॉर्च की रोशनी की तो उन्होंने देखा कि वो एक मानवीय बॉडी थी, जिसका सिर धड़ से अलग था, आंतें निकाली गई थी और वो उल्टा लटक रहा था। ये लाश मिसेस वोर्डन का ताज़ा मांसाहारी अवशेष था। उसका सिर झोली में रखा हुआ मिला, कानों में कीलें ठोककर धागे से बांध दी गई थी, मानो उसे शिकार का ताबूत या ट्रॉफी बनाना था। जांच टीम ने पूरी रात और अगले दिन घर की तहकीकात की। जो कुछ भी सामने आया वो अमेरिकी अपराध इतिहास का एक बहुत ही डरावना हिस्सा था। वहाँ कई ऐसी भयानक चीज़ें मिली जो मानव शरीर से बनाई गई थी। स्तनों से बनी बेल्ट, खोपड़ी की कटोरी, मानव त्वचा से बने लैम्प शेड और कुर्सियाँ। पुलिस ने एक डिब्बा भी पाया जिसमें नाक रखी गई थी। खिड़की की रस्सी पर महिला के होंठ सजाए हुए थे। बिस्तर के नीचे महिला के जन नांगों की सूखी राख मिली और कोठरी में मानव त्वचा से बनी कमीज पाई गई। दीवारों पर 9 महिलाओं के चेहरे टाके हुए और सावधानी पूर्वक सजाए गए थे, जैसे कोई शिकार करने वाला व्यक्ति अपनी अजीब संग्रहशाला दिखा रहा हो। एडवर्ड के पास ये सब समझाने के लिए बहुत कुछ था। उसे गिरफ्तार कर वॉटमा काउंटी जेल में रखा गया, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ की। शुरुआत में उसने सब कुछ नकारा, लेकिन धीरे धीरे वो टूट गया और सच स्वीकार कर लिया। एडवर्ड ने पुलिस को ये भी बताया कि मिसेस वॉर्डन की हत्या उसने ही की थी। उसने उससे 22 कैलिबर राइफल से सिर में गोली मारी, फिर शव को बाहर खींचकर अपनी कार में रखकर फार्म हाउस तक ले गया। इसके अलावा उसने 3 साल पहले गायब हुई प्लेनफील्ड की इंकी पर मैरी हॉगन की हत्या का भी कबूलनामा दिया। लेकिन एडवर्ड ने कहा कि उसके घर में पाए गए अधिकांश अंग वास्तव में उन महिलाओं के शवों से लिए गए थे जिन्हें उसने स्थानीय कब्रिस्तान से खोदा था। जांच दल को इस बात पर संदेह था और माना कि शायद एडवर्ड 1947 से ही सेंट्रल विस्कॉन्सिन में हुई 4 अन्य हत्याओं में भी शामिल हो सकता है। 8 साल की जॉर्जिया वैगलर अपनी स्कूल से घर लौटते समय गायब हो गई थी और 15 साल की एवलिन हेडली को बेबी सिटिंग करते समय अगवा किया गया था। इसके अलावा विक्टर ट्रेविस और रे बर्जिस 2 हिरन शिकारियों दिसंबर 1952 में गायब हो गए। लेकिन एडवर्ड के घर में पाए गए सभी अंग वयस्क महिलाओं के थे और इन 4 लोगों के किसी भी अंग या अवशेष का पता नहीं चला। पुलिस ने प्लेनफील्ड कब्रिस्तान में 8 महिलाओं की कब्रें खोदी और पाया कि उनके शवों के अंग जैसे चेहरे, स्तन, जन नांग और त्वचा की पट्टियाँ किसी ने निकाल कर फिर सावधानी से उन्हें उनके ताबूत में वापस रख दिया था ताकि किसी को शक ना हो। जांच में पता चला कि एडवर्ड और उसका भरोसेमंद दोस्त, जिसे सिर्फ गस के नाम से जाना गया, अक्सर इन कब्रों पर रात के समय गए। वो महिलाएं जिनके शवों को उन्होंने खोदा, उनके अंतिम संस्कारों के कुछ घंटे बाद ही ये दौरे किए गए। जब गस को बुजुर्गों के घर में स्थानांतरित कर दिया गया, तब गेन अकेले ही इन अंधेरी यात्राओं को जारी नहीं रख सका और फिर उसने सीधे हत्याओं का रास्ता अपनाया। एडवर्ड गेन ने जांचकर्ताओं को ये भी बताया
कि वो रात में मानव की त्वचा की कमीज पहनकर घर में घूमता और अक्सर महिलाओं के चन्नांग अपने नग्न कमर पर रख लेता, जैसे वो स्वयं एक महिला हो। मनोचिकित्सकों ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि एडवर्ड मानसिक रूप से पागल था, लेकिन उसे पागल बनाने वाला कारण क्या था, इसका जवाब अक्सर उसके बचपन में छिपा था। एडवर्ड का जन्म 27 अगस्त 1906 को लाक्रोस विस्कॉन्सिन में जॉर्ज और अगस्टा गेन के यहाँ हुआ। उसका बड़ा भाई हेनरी उससे 7 साल बड़ा था। उसके पिता जॉर्ज एक कमज़ोर और डरपोक स्वभाव के व्यक्ति थे, शराब की आदत के साथ। लेकिन एडवर्ड के पागल पोषण में सबसे अधिक प्रभाव उसकी माँ अगस्टा का था। अगस्टा गेन एक प्रखर और कट्टर ईसाई की महिला थी, जिसने अपने बेटों में दुनिया की अमर्यादिताओं और शराब व ढीली महिलाओं के खतरों की भावना डाली। उसने हमेशा लुस्ट और काम वासना के पाप के बारे में अपने बेटों को चेताया और सभी महिलाओं को सिवाय अपने वेश्या के रूप में प्रस्तुत किया। इस कठोर पालन पोषण ने लड़कियों के प्रति उसका प्राकृतिक आकर्षण उसकी माँ की चेतावनियों के खिलाफ था। शर्मिला और थोड़े स्त्रीलिंग स्वभाव के एडवर्ड ने कभी किसी लड़की से सामान्य संपर्क नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी माँ के प्रति असामान्य और लगभग ऑडिप्स जैसी भक्ति विकसित कर ली। अगस्ता सिर्फ माँ या पत्नी नहीं थी, बल्कि परिवार की कमाई करने वाली भी थी। उसने लाक्रोस में एक किराना दुकान चलाई, लेकिन 1914 में शहर की भ्रष्टता से तंग आकर उसने परिवार को ग्रामीण विस्कॉन्सिन के एक 195 एकड़ फार्म पर स्थानांतरित कर दिया, जहां वो 25 साल तक शांति से रहे। 1940 में एडवर्ड के पिता जॉर्ज गेन की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन अगस्टा अपने बेटों के साथ फार्म हाउस में रहती रही। हेनरी एक सामान्य जीवन चाहता था और अक्सर एडवर्ड के सामने अपनी माँ की आलोचना करता, जबकि एडवर्ड ने हमेशा माँ की भक्ति बनाए रखी। मई 1944 में फार्म के पास एक आग लगी। एडवर्ड ने कहा कि उसका भाई गायब है, लेकिन उसने उन्हें सीधे उस स्थान पर ले जाया जहां हेनरी पड़ा था। पुलिस ने उसके सिर पर पाए गए निशानों की अनदेखी की और हेनरी की मौत को आग के धुएं से दम घुटने का कारण मान लिया। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि एडवर्ड का इसमें क्या हाथ था। 1 साल तक एडवर्ड और उसकी माँ अकेले फार्म हाउस में रहे। अगस्टा की स्वास्थ्य स्थिति खराब होने लगी और उनका मूड कभी गर्म कभी ठंडा रहता। कभी वो उसे डांटती तो कभी पिता जैसी असफलता कहती, कभी प्यार से बोलती और उसे बिस्तर में अपने पास सोने देती। 29 दिसंबर 1945 को अगस्ता की कैंसर और स्ट्रोक से मौत हो गई। एडवर्ड पूरी तरह टूट गया और धीरे धीरे विकसित हो गया। उसने घर के उन कमरों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जो उसकी माँ से जुड़े थे, जैसे बैठक कक्ष और उसकी व्यक्तिगत कमरे। इन्हें एक तरह के तीर्थ स्थल की तरह बनाए रखा। उसने ज़्यादातर समय रसोई और एक छोटे यूटिलिटी रूम में बिताया, जिसे उसने बेडरूम में बदल दिया। इन कमरों को उसने अपनी पढ़ाई की सामग्री, एनाटॉमी की किताबें और युद्धकालीन अत्याचार व दक्षिण सागर के कैनिबल पर आधारित कहानी पुस्तकें इनसे भर दिया। फिर एडवर्ड ने स्थानीय कब्रिस्तान में चोरी छिपे जाना शुरू किया। अक्सर समाचार पत्र में पढ़ी गई अंतिम संस्कार की जानकारी के बाद ज़्यादातर वो बुजुर्ग महिलाओं का चयन करता, जिन्हें वो अपने हल्के तौर पर जानता था, और अपनी मम्मी जैसी याद दिलाने वाली पक्की अच्छी ठेठ महिलाएं चुनता। एडवर्ड ने मृतकों के चेहरे, त्वचा की पट्टियाँ, पूरे स्तन और चन्नांग काटकर उन्हें भयानक ट्रॉफियों में बदल दिया, जिन्हें बाद में उसके घर में पाया गया। फार्म हाउस आने वाले कुछ ही लोग, जो अक्सर ही आते थे, कभी कभी इन भयानक सजावटों की झलक देख लेते, लेकिन एडवर्ड, जो शहर में छोटे मोटे काम करता रहता था, इन सबको हंसी में उड़ा देता या कहता कि ये युद्धकालीन यादगार है जो उसका चचेरा भाई जापानियों के खिलाफ लड़ते समय ला गया था। उसके कब्रों को खोदने वाले कारनामे कई सालों तक अननोटिस रहे, लेकिन 1954 में जब उसका साथी गस एक बुजुर्गों के घर में चला गया तो एडवर्ड को इसे छोड़ना पड़ा। तभी उसने हत्याओं का रास्ता अपनाया। एडवर्ड गेन की गिरफ्तारी के बाद उसे मानसिक रूप से मुकदमे के योग्य न माना गया और उसे वेपन
विस्कॉन्सिन के सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। एडवर्ड के फार्म से दूर होने के बाद प्लेनफील्ड के लोग उसके घर पर अपना गुस्सा निकाल पाए, जो अब तक उनके समाज में बुराई का प्रतीक बन चुका था। 20 मार्च 1958 की सुबह जब फायर ब्रिगेड गेन की फार्म हाउस पहुंची तो आग ने घर को पूरी तरह जला दिया। ये आग जाहिर तौर पर जानबूझकर जलाई गई थी। जब गेन को इसके बारे में बताया गया तो उसने बस कंधे उचकाकर कहा, ठीक ही हुआ। कुछ सामान जैसे उसकी 1949 की फोर्ड सिडान आग में बच गई और नीलामी में बेची गई। इसे एक व्यवसायी ने खरीदा और राज्य मेले में गोल कार के नाम से प्रदर्शित किया, वही कार जिसमें एडवर्ड गेन अपने शिकारों को ले जाता था। ये गेन से जुड़ी केवल एक चीज़ नहीं थी जो पैसे कमाई। एडवर्ड की कहानी से प्रेरित होकर फिल्म साइको बनाई गई, जिसमें अकेला नॉर्मन बैट्स अपनी माँ के प्रति विक्षिप्त निष्ठा के कारण महिलाओं की हत्या करता है। ये फिल्म तुरंत हिट हुई, क्लासिक बन गई और इसके सीक्वल भी बनाए गए। एडवर्ड के चरित्र के कुछ पहलू टॉब हैरिस की 1973 की क्लासिक हॉरर फिल्म द टेक्सास चेनसो मैसेकर में देखे गए, जिसमें लेदर फेस मानव त्वचा से बना मास्क पहनता है, ठीक वैसे ही जैसे गेन करता था। फिर आई साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स, जिसमें बफेलो बिल नामक ट्रांसवेस्टाइट सीरियल किलर महिलाओं की त्वचा के लिए उन्हें मारता और उसके बाद उसे पहनता। साल 2000 में बनी एडवर्ड गेन द मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हल्की सफलता हासिल कर गई। खुद एडवर्ड गेन को अतः नवंबर 1968 में मुकदमे के लिए मानसिक रूप से सक्षम माना गया। उसे बर्निस वर्डन की प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया गया, लेकिन हत्या के समय मानसिक रूप से पागल होने के कारण उसे वापस वेपन के अस्पताल भेज दिया गया, जिसे वार्डन परिवार को कष्ट हुआ। एडवर्ड एक शांत और विनम्र मरीज था। वो अपना समय व्यावसायिक चिकित्सा, रग बनाने और पत्थर पॉलिश करने में बिताता और रेडियो हार्म में भी रुचि लेने लगा। मुख्य नर्स ने कहा, अगर हमारे सभी मरीज उसके जैसे होते तो हमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ महिला स्टाफ को गेंग के घूरते हुए देखने पर असहजता महसूस होती। 26 जुलाई 1984 को एडवर्ड की कैंसर की वजह से डेथ हो गई और उसे प्लेनफील्ड कब्रिस्तान में उसकी मां के बगल में दफनाया गया, सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर, उन कब्रों के जहां से उसने 30 साल पहले शवों को खोदा था। आयरन केली, बाद में वैडल्स ने उनकी कब्र को भी क्षतिग्रस्त किया। एडवर्ड अमेरिका के कई सालों तक एक भयावह किरदार के रूप में याद किया गया और उसके अपराध आज भी एक विकृत बचपन के भयावह परिणामों के उदाहरण के रूप में जीवित है।